मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 2। शाह हवेली में एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। बुखार की वजह से वो देर तक सोती रही, उसे अंदाज़ा ना हुआ। 11 बजे के बाद जाकर उसकी आंखें खुलीं। अब बुखार उतर गया था। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो लाउंज में ही मशल किसी से फ़ोन पर बात करती नजर आई। मशल शाह को देखकर हुनैन की आंखों में चमक उभरी थी। उसे सारी दुनिया में अगर कोई औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी तो वो मशल शाही थी। उसे देखकर इज़्ज़त के साथ साथ आंखों में मोहब्बत भी उतरी थी। उसके चेहरे पर अभी भी बुखार की वजह से कमज़ोरी के तासुरात थे। मशल की नज़र जैसे ही हुनैन पर पड़ी, खुलकर मुस्कुराई। हिना, इधर आओ मेरे पास। उसके लहजे में बिल्कुल माँ जैसी मोहब्बत थी। वो फ़ौरन उसके पास बैठी और उसके बाजू में समा गई। मशल ने उसके माथे पर लब रखे। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? हुनैन की गाल पर हाथ रखकर मोहब्बत से पूछा। हुनैन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अब ठीक हूँ बड़ी मामा। हाय, उसके चेहरे पर की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत थी। मशल को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अच्छा चलो बताओ, क्या खाओगी? आज तुम्हारी ये माँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी। हुनैन हंस पड़ी। जो भी आपका दिल चाहे बना दें, आपके हाथ से तो जहर भी खा लूँ। उसने उसने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर मशल की मुस्कुराहट गायब हुई। दिल धड़कना बंद हो गया। है ना? उसने दहल कर कुछ सख्ती से हुनैन को टोका। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। हुनैन फ़ौरन हल्की फुल्की हो गई, मगर मशल के चेहरे के रंग उड़ गए थे। खबरदार, अगर ऐसी बकवास मजाक में भी की, बहुत मारूंगी। उसने मसनूई खफगी से हुनैन को घूरा। हुनैन खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मशल की धड़कनें अब जाकर नॉर्मल हुई। वो उठी और किचन में घुस गई। पीछे हुनैन की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में उदासी ने डेरे डाल लिए। वो पैरेट कलर की खूबसूरत शर्ट और वाइट ट्राउज़र में थी। गले में वाइट दुपट्टा झूल रहा था। उसके गहरे भूरे बाल ढीली चुटिया में मुक़य्यद थे। इनमें से कुछ आवारा लटें चेहरे के गिर्द बिखरी हुई थीं। उसके कानों में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, नैना आ रही है। नैना? वो नैन? नैन? उसने असग़ान शाह के कमरे में नैन के नाम की डायरी देखी थी। असग़ान शाह के हाथ पर नैन के नाम का बैंड था। वो कभी उसके कमरे में गई तो नहीं, मगर एक बार हेज़ल के कहने पर उसके कपड़े रखने के लिए मजबूरी में गई थी। तब उसकी नज़र स्टडी टेबल के ऊपर ही पड़ी डायरी पर पड़ी। उसने सिर्फ उस डायरी की एक झलक देखी थी और वो झलक आज भी आंखों के सामने मौजूद थी। असग़ान शाह की खूबसूरत हैंड राइटिंग में वो नैन लिखा हुआ था और नैना को सब नैन कहते थे। असग़ान शाह की इससे दोस्ती भी बहुत गहरी थी। अब वो इतनी बच्ची नहीं थी कि ये भी ना समझ सकती कि नैन से मुराद नैना है। हुनैन को लगता था कि वो असग़ान शाह को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, मगर शायद ये उसका वहम था। मीर असग़ान शाह को वो गहराई तक जानती थी, लेकिन उसकी एक साइड ऐसी थी जिसे कोई भी नहीं जानता था सिवाय उसके अपने। वो जितना इस बारे में सोच रही थी, इतना ही दिल फट रहा था। क्या असग़ान शाह को हुनैन शाह कभी नज़र नहीं आई? क्या नैना असल इससे ज़्यादा खूबसूरत थी? ये सब सोचते उसकी आंखों से न जाने कितने ही आंसू बेमोल होते गिरे थे। अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती, या फिर बहुत शौक है अपनी हड्डियाँ तोड़वाने का, या यह सब अट्रैक्शन पाने के लिए करती हो? कुछ दिन पहले जब वो गलती से सीढ़ियों से गिरने वाली थी, उस दिन असग़ान ने उसे गिरने से बचाया था, मगर असग़ान शाह का एक एक लफ्ज़ हुनैन शाह की रूह में गहरे ज़ख्म लगा रहा था। उसका वो नफ़रत और हकारत से भरा हुआ लहजा उसे भूल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में कितनी हकारत, नफ़रत थी, और क्यों थी, ये सब समझने से हुनैन कासिर थी, मगर दिल की दुनिया बहुत बुरी तरह कुचली गई थी। नैना, चलो नाश्ता करो। मशल शाह की आवाज़ से वो फ़ौरन होश में आई। अपना चेहरा साफ़ किया और वापस पलटी तो वो प्लेट में नाश्ता उसके सामने रख रही थी। हुनैन के चेहरे पर मशल को देखकर हमेशा मुस्कुराहट ही उभरती थी। वो नाश्ता करने लगी। मशल भी उसके पास ही बैठी थी। मशल शाह के लिए हुनैन उसकी अनायात से कम नहीं थी। वो बहुत सुलझी हुई थी। छोटी सी उम्र में ही वो समझदार थी। मशल को हमेशा उसमें दूसरी ज़रा कुरैशी नज़र आती थी। एक वक्त में वो ख़ुद भी ऐसे ही हुआ करती थी। वो नाश्ता कर चुकी थी। इतने में लाउंज के दरवाजे से मीर असग़ान शाह दाखिल हुआ। उसके साथ एक और हस्ती थी। वो दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए आ रहे थे। हुनैन का चेहरा जैसे ही ऊपर उठा, उसे मुस्कुराते देखकर दिल में हुक से उठे। उसे देखकर वो कितना गुस्सा करता था। उसे देखकर उसके चेहरे पर कभी एक रस्मी सी मुस्कुराहट भी नहीं आई थी, मगर किसी दूसरी लड़की के साथ वो कहके लगाकर बातें कर रहा था। उसके पीछे से ही नैना बाहर निकली। वो 17 साला मुनासिब नकोश की खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक जीन्स के साथ रेड कलर का टॉप पहने, बाल सारे हाई वोनी में कैद किए, पाँव में जॉगर्स थे। उसके एक कंधे पर बैग था और असग़ान ने उसका बैग पकड़ रखा था और दोनों मुस्कुराते हुए लाउंज में दाखिल हो रहे थे। उफ़, तो हुनैन शाह तुम्हारी ज़िंदगी में नैना अरसल एक बार फिर आ चुकी है। वो फ़कत सोच ही सकी, जानती थी अब नैना की इसके कमरे में ही रहेगी।
और जब तक वो हवेली में रहेगी तब तक हुनैन जलते हुए कोयलों पर लौट पौट होती रहेगी। वो इतनी अरसा तो नहीं थी कि उसके इतनी बुरी तरह इग्नोर किया जाता। क्या इस खान शाह को सारी दुनिया में सिर्फ एक हुनैन शाह नजर ही नहीं आती थी? ये सब सोचते हुए उसकी आंखें नमी से भर गईं। बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वो अपना चेहरा साफ कर गई। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, नैना अरसल ने मुस्कुराकर मशल शाह को मुखातिब किया। मशल सोफे से उठी और प्यार से उसके गाल पर थपकी दी। कैसी हो? नैना की गहरी भूरी आंखें मुस्कुराई। मैं तो बिल्कुल फिट, और आप कैसी हैं? मशल और नैना इतने बेतकल्लुफ़ नहीं थे कि एक दूसरे के गले लग सकते। जिस तरह मशल हुनैन, अनाया, रानिया और हानिया को अपने गले लगा लेती थी, इस तरह वो नैना को नहीं लगा सकती थी। उनके दरमियान सिर्फ एक फॉर्मल सा रिश्ता था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नैना की नज़र सोफे पर बैठी हुनैन पर गई, जो न जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या तलाश कर रही थी। और हैना कैसी हो? और मुस्कुराकर आगे बढ़ी और धब से उसके साथ सोफे पर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक, और तुम कैसी हो? हुनैन ने अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर काबू कर लिया। बज़ाहिर मुस्कुराकर उससे सवाल पूछा। देखो, मैं हमेशा की तरह फिट हूँ, और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा कैसे सुर्ख हो रहा है? नैना काफ़ी दोस्ताना थी, चंचल और शोख तबीयत की मालिक थी। हुनैन ने किन नखियों से खान का चेहरा देखा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। वो इसे एक नज़र भी नहीं देखता था, और क्यों वो इस क्यों का जवाब जानना चाहती थी, मगर क्या किस्मत इसके क्यों का जवाब देगी कभी? कुछ नहीं, वो तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस बुखार की वजह से ये चेहरा सुर्ख हो गया। नैना ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वैसे मैंने पहले ही ब्यूटीफुल लेडी को बता दिया था। मैं आ रही हूँ। तुमने अपना कमरा मुझे शेयर करने का सोच लिया है ना? क्योंकि तुम जानती हो है ना, तुम्हारे कमरा सारी हवेली से ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगता है। उसकी बालकनी से बहुत अच्छा व्यू आता है। मैं तो तुम्हारा कमरा ही शेयर करूँगी। वैसा है ना, आपस की बात बताऊँ, तुम्हारा कमरा मुझे इतना पसंद है, कभी कभी दिल चाहता है तुमसे छीन लूँ। मज़ाही अंदाज में बात करते हुए वो खिलखिला कर हंस पड़ी थी। हुनैन के दिल से एक तकलीफ़ में डूबी आह निकली। मेरा शौहर मुझसे छीन चुकी हो, ये बेमानी कमरा और खाली दीवारें, उनका मैंने क्या करना है? तुम ये रख लो, बस मेरा शौहर मुझे लुटा दो। इस बार हुनैन चाहकर भी अपने आंसू रोक न पाई, और वो बेमोल कतरे आंखों से गिरते हुए गालों पर फिसलने लगे। हुनैन ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसको साफ़ कर लिया, मगर एक फ़र्द उसके आंसू देख चुका था। इससे ज़्यादा हुनैन यहाँ बैठ नहीं सकती थी। वो मुसलसल इससे बेनियाज था। वो खामोशी से उठी। क्या हुआ ना? मशरूल ने उसके चेहरे पर छाई तकलीफ देखी। कुछ नहीं बड़ी मामा, बस सर में दर्द हो रही है, कुछ देर रेस्ट करना चाहती हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। बिना किसी से नजरें मिलाए इतना कहते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती दूसरे फ्लोर पर आई और अपने कमरे में गायब हो गई। वो नैना से कोई हसद नहीं लगती थी, ना वो इसे बुरी लगती थी, मगर वह इस खान को इसके साथ एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिल जलता था, आंखें खून के आंसू रोती थीं, मगर कमरे में दाखिल हुई और एक नज़र सारे कमरे को देखा। आखिर ऐसा क्या था इस कमरे में? इसे तो ये सिर्फ एक नॉर्मल चार दीवारी ही लगता था। सब कुछ ले लो नैना, बस मुझे वो शख्स लौटा दो। नम लहजे में कहते हुए वो बेड पर गिरी और फिर सर तक कंबल तान लिया। वो सारी दुनिया से छुप जाना चाहती थी, शायद कोई सुकून आ ही जाता, मगर सुकून तो इससे ऐसे ही रूठा जैसे हुनैन से बहुत नाराज़ हो। दूसरी तरफ नैना अलीना बेगम से मिलने के लिए उनके कमरे में चली गई। आसान भी वहाँ से उठा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। वो कॉलेज से आया था, इसलिए यकीनन फ्रेश होने के लिए कमरे में गायब हुआ। वो वैसे भी ज़्यादातर तन्हा ही रहता था। मशहूर शाह ने बहुत संजीदगी से इस खान को देखा, जो अपने मोबाइल पर हनूस मसरूफ़ था, और वैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर गायब हो गया। इनायत ने कमरे का दरवाज़ा खोला। चिर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता गया, मगर सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। बेड पर इनाया आड़ी तिरछी लेटी हुई थी, और पास ही फ़ोटो एल्बम रखा हुआ था, जिसे वो खोलकर इश्तियाक से सारी तस्वीरें देख रही थी। इनायत अनाया को जहान के कमरे में देखकर कुछ हैरान हुई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से भी इनाया होश में नहीं आई। वो इतनी मसरूफ़ थी, इनायत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो आगे बढ़ी। इनायत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो इश्तियाक से जहान और अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। इनायत की आवाज़ पर उसके चेहरे का सारा खून उचड़ गया। बेयकीनी से पीछे मुड़ कर देखा, जहाँ इनायत बज़ाहिर मुस्कुराहट दबाए उसे मसनूई खफकी से घूर रही थी। इनायत के चेहरे के तासुरात फ़ौरन नॉर्मल हुए। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे पता ही नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये कमरा है, इस कमरे का मकीन और इससे जुड़ी हर एक चीज़ मेरी है। अनाया शाह के लहजे में गुरूर और फ़ख्र की आंच शामिल थी। अनायत ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करनी चाहिए, मगर इस बार वो ना कर सकी। वो दोबारा बेड पर गिरी और एक बार फिर इन फ़ोटोज़ को देख रही थी। तस्वीरों को देखकर क्या होगा, एक बार बात कर लो। इनायत ने सहूलत से मशवरा दिया। अनाया का तो जैसे हलक तक कड़वा हो गया। मैं आपके बेटे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आने दे एक बार वापस, मैं उन्हें हवेली में घुसने नहीं दूँगी।
उसने नाराज़गी ज़ाहिर करवाई मगर चाहकर भी अपना लहजा भीगा होने से रोक ना पाई। इनायत के चेहरे पर भी तकलीफ उभरी। उसका इकलौता बेटा इतने सालों से दूर था। सोच लो, अगर उसने वहाँ कोई गोरी पटा ली फिर तुम्हारा क्या होगा? इनायत ने उसका मूड ठीक करना चाहा और अनाया उसका हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो एक झटके से बैठ से उठी। बता रही हूँ अम्मा, अगर आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे गंजा कर दूंगी। अनाया की उसने बली आंखों में खौफ के साथ दर्द उभरा था। ओहो, गलत बात, ऐसे नहीं कहते हैं। अनायत हनूस मुस्कुरा रही थी। अनाया ने अपना सर पकड़ लिया। एक तो आप अम्मियों को हमारी इमला दुरुस्त करने की इतनी क्यों पड़ी रहती है? वो भी इनाया इस्लाम शाह थी, या शायद ये कहा जाए वो इनाया जहान अहमद शाह थी। अपने इमोशंस कंट्रोल करने से बहुत अच्छे तरीके से आते थे, लेकिन कभी कभी वो बेबस हो जाती थी, फिर चुप कर रोने लगती थी। वो दोबारा बेड पर बैठी तो अनायत उसके पास ही बेड पर बैठ गई। तुम्हें कहीं मोहब्बत तो नहीं हो रही? अनायत ने एक नज़र फ़ोटोज़ को देखा, एक नज़र अनाया के चेहरे पर डाली जो ब्लश कर रहा था। अनायत के सवाल पर उसके गाल मज़ीद गुलाबी हुए। तो कर सकती हूँ मोहब्बत, आपके बेटे पर पूरा हक रखती हूँ। हाय, उस नीली शहज़ादी का इतराना। इनायत उसके सदके वारी गई। हाँ, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मेरा बेटा तो नहीं है। ये तुम बार बार आपका बेटा क्यों कह रही हो? इनायत ने जैसे उससे कुरेदा। उफ अम्मा, अभी तो आपने कहा कि उसे नहीं इन्हें कहते हैं, तो शौहर को इज्जत तो देनी होती है ना। अब ये तो कहने से रही कि जुहान, इसलिए आपका बेटा ही कहूँगी। उसे इनायत की अकल पर अफसोस हो रहा था, मगर इनायत उससे कुरेद रही थी। कुछ पल वो खामोश हुई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर बेदिली से उस एल्बम को बंद किया और अपना सर इनायत की झोली में रख लिया। इनायत ने मुस्कुराते हुए उसके लंबे घने खूबसूरत काले बालों में हाथ फेरा। क्या वो 2 साल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं? उसने मुतजस्सिस होते हुए इनायत से सवाल किया। क्यों, तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं? इनायत ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं, मैं नाराज़ हूँ, इसलिए नहीं देखूंगी। वो रुख फेर गई, मगर सर अभी भी इनायत की झोली में रखा हुआ था। वो शायद अपनी भीगी आंखें इनायत को नहीं दिखाना चाहती थी। कब तक नाराज़ रहोगी? यहाँ तुम परेशान हो, वो वहाँ उदास है। इनायत का हाथ अब भी उसके बालों में चल रहा था और अनाया की ओशन ब्लू आंखें पानियों से भर चुकी थीं। वो क्यों उदास होंगे? वहाँ गोरियाँ होंगी ना उनकी दोस्तें, उनके साथ बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। वो तो ये भी भूल गए होंगे कि कौन इनाया, कहाँ की इनाया। इस बार उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी। इनायत को बहुत तकलीफ़ हुई। बेटा, खुद को तकलीफ़ मत दो, उसने मोहब्बत से इस बार अनाया को समझाया। अनाया अपनी भीगी आंखें लिए रुख मोड़कर इनायत को देखा। मैं नाराज़गी ख़त्म कर दूँ, और इस वादे का क्या जो उन्होंने मुझसे किया था? उन्होंने कहा था कभी मेरे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे, और पता नहीं वहाँ कितनी सारी गोरियाँ उनके आगे पीछे घूमती होंगी। इनायत को समझ ना आई वो हंसे या रोए। उसके बचपने पर उसे सिर्फ यही मसला था कि वहाँ लंदन की यूनिवर्सिटी में जुहान के आसपास गोरी लड़कियाँ घूम फिर रही होंगी। फिक्र मत करो, उसकी नीली बिल्ली तुम ही रहोगी। अनायत ने उसकी पेशानी पर लब रखे। इस पर अनाया अपने आंसू काबू ना कर पाई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बात नहीं करूँगी, पक्की नाराज़ हूँ। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। नहीं बात करेगी जुहान से? अनायत ने हार मानते हुए इस बात में सर हिलाया। अच्छा ठीक है भाई, मैं तो अपनी बेटी की साइड रहूँगी। और अनाया खुशी से फूले ना समा पाई। आप बहुत अच्छी हैं अम्मा, आपने इनके खूब कान खींचने हैं। वरना मुस्कुराती आंखों से इनायत के गाल को प्यार से छूते बोली। इनायत ना चाहते हुए भी हंस पड़ी थी। वो इनायत को अम्मा ही कहती थी। जिस तरह वो सुहान की माँ थी, इस तरह अनाया की भी माँ थी। मगरिब के बाद जाकर हुनैन की आंखें खुली। वो शायद लेटे लेटे ही सो गई थी। वो उठकर बैठी, एक नज़र सारे कमरे में घूमी। नैना का सामान आ चुका था, मगर वो कमरे में नहीं थी। और हुनैन जानती थी कि वो इस वक्त तीसरे फ्लोर के टेरेस पर बैठे दोनों काफ़ी पी रहे होंगे और जी भर कर बातें कर रहे होंगे। जब तक वो सोई थी शायद तब तक सुकून में थी, मगर शौर की मंजिल तय करते ही एक बार फिर उसे तकलीफ़ होने लगी। बेदिली से उठी। फ्रेश होने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। तीसरे फ्लोर पर 6 कमरे थे। अनायत और जिब्रान के अलावा हेज़ल और बालाज दोनों नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो चुके थे। आगा जान के इंतकाल के बाद बालाज सरदार था, इसलिए वो इनके कमरे में शिफ्ट हो गया था। और अमान साहब की मौत हो चुकी थी। नादिया बेगम लंदन में होती थी। वहीं अहद, असाम और हाजिम ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया था। इन सब की फैमिलीज़ वहीं लंदन में ही थी। नादिया बेगम भी उनके साथ ही रहती थी। अनायत और जिब्रान भी नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए। ऊपर जो 6 कमरे बचे थे, इनमें से एक कमरा जुहान का था, दूसरा कमरा अजखान का था, तीसरा कमरा मशल और अजलाम का था, चौथा कमरा फ़रयाल और शावेज़ का था, पाँचवा कमरा हाला और आलिम का था, छठा कमरा राइम का था। इसी तरह दूसरे फ्लोर में एक कमरा हुनैन का था,
दूसरा कमरा रानिया और हानिया का था, तीसरा कमरा आलान का था, चौथा कमरा हैदर का था। हैदर हुनैन से 2 साल छोटा था और वो हाला और आलम का बेटा था। तो वहीं हानिया भी फरयाल और शावियस की छोटी बेटी थी। 12 साला हानिया वो रानिया से 2 साल छोटी थी। हवेली में अमन सुकून था, सब हंसी खुशी रहते थे, मगर फिर भी हवेली की फ़िज़ा में एक अजीब सी उदासी थी। अनाया की शरारतें बंद थीं क्योंकि ज़ुहान यहाँ नहीं था, इसलिए वो दिल से खुश नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ हुनैन, वो तो पहले से ही संजीदा थी और बाकी अज़हान का रवैया उसे मज़ीद मैच्योर बना रहा था। राइम और रानिया के अलावा आलान और हानिया की शरारतें हवेली में एक तूफ़ान बर्पा कर देती थीं। तो वही हैदर भी उनके साथ मिल जाता था। इन सब में अगर कोई संजीदा और सुलझा हुआ था तो वो असग़ान, हुनैन और अनाया ही थे। अनाया की तरबियत इस्लाम शाह ने की थी। वो बिल्कुल मशल का रूप थी। अगर उसे दूसरी मशल शाह कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। उसके अंदर मशल के अलावा माया अहमद की भी झलक थी। वो मजबूत थी, किसी से डरना नहीं जानती थी। सामने वाले का मुंह तोड़ना उसे आता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फिज़िकली भी अपना डिफेंस कर सकती थी। आखिर उसके माँ बाप आर्मी में थे। उन्होंने उसकी तरबियत के साथ उसे इतना बहादुर बना दिया था कि कल को कोई मुसीबत उसे छूकर भी ना गुजरे। वहीं राहिम का मिजाज कुछ कुछ इस्लाम शाह जैसा था। अपनी चीज़ों को लेकर वो हद से ज़्यादा पॉजेसिव था, लेकिन वो बहुत केयरिंग था। सारी हवेली वालों का ख्याल रखता था। एफएससी मेडिकल करने के बाद यूनिवर्सिटी में था। तो वही अनाया भी आईसीएस किया था और वो दोनों बहन भाई इस वक्त बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में थे। राइम डॉक्टर बनना चाहता था तो वहीं असगान वकील की पढ़ाई कर रहा था। हुमायूं के 2 माह बाद मैट्रिक के पेपर थे, मगर वो अपना फोकस पेपर्स पर किसी भी सूरत लगा नहीं पा रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो इतने में अज़लाम हवेली में दाखिल हो रहा था। उसे देखकर हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बड़े बाबा, वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी थी। अज़लाम शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसे देखकर सबसे पहले एक नरम ख्याल आता था कि वो बहुत मासूम थी। अज़लाम ने अपना हाथ फैलाया, वो इसके साथ जा लगी। अज़लाम शाह को अनाया के बाद ये सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। आप कहाँ गए थे? वो पूरी बेटी बनकर सवाल पूछ रही थी। अज़लाम शाह की आंखें मुस्कुराईं। भाई ज़रूरी काम से ही गया था। उसे देखकर असलाम के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। और मेरे लिए क्या लाए हैं? उसने नन्ही बच्ची की तरह अपना हाथ फैलाया। असलाम के चेहरे पर मायूसी छाई। वो तो मैं लाना भूल गया। और हुनैन की आंखों में भी यकीनी उभरी। क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वो यकीनन उदास हो गई। असलाम ने मुस्कुराहट दबाई, फिर अपनी हुडी की पॉकेट में हाथ डाला और वहाँ से एक चॉकलेट बाहर निकाली और इसे हुनैन के सामने किया। हुनैन, जिसकी आंखें रोने वाली थीं, वो फ़ौरन मुस्कुराई और असलाम के सीने से लगी। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। उसके लहजे में बच्चों जैसी खुशी थी। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। असलाम ने उसके सर पर हाथ रखा। वो खुलकर मुस्कुराई थी। आंखों में असलाम शाह के लिए इज़्ज़त, मान, मोहब्बत, इन सब से ज़्यादा कोई ख़ास जज्बा था। वो नहीं जानती थी उसे हाला और आलम से ज़्यादा मशल और इस्लाम से क्यों मोहब्बत थी, मगर ये मोहब्बत बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों इसके लिए सगे माँ बाप से बढ़कर थे। और सीढ़ियों के दहाने पर खड़ा मीर असगान शाह ये मोहब्बत भरा मुज़ाहिरा, उसकी आंखों में मिर्चों की ताजुबा था। उसकी ग्रीन आंखें इस वक्त सुर्खी झलका रही थीं और वह गुस्से से हुनैन को घूर रहा था, जो न जाने इस्लाम से क्या क्या बातें कर रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, अंदर जैसे आग ही लग गई हो। लगता है कोई जेलस हो रहा है, अनाया की आवाज़ पर उसने अपनी सर्द नज़रें उठाकर अनाया को घूरा, जो मुस्कुराहट दबाए असगान के पास खड़ी उसे देख रही थी। और एक नज़र नीचे अपने बाप और हुनैन को देखा। असगान ने खामोश मगर एक गुस्से भरी नज़र अनाया पर डाली, फिर सर झटक वो दोबारा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपना कमरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद अनाया खुलकर हंसी थी। न जाने क्यों उसे असगान का वो गुस्से वाला फेस देखकर हंसी आ रही थी। लगता है मोहब्बत दिल पर दस्तक दे रही है। हाय, अगर इस अकड़ू को मोहब्बत हो जाए तो कितना ही अच्छा हो। अनाया क्यूट फेस बिरा बनाकर सोच रही थी। असल में अपना ध्यान भटकाना चाहती थी, क्योंकि 2 हफ्तों से उसे ज़ुहान ने एक भी फ़ोन नहीं किया था। जब वो बात ही नहीं कर रही थी तो ज़ुहान ने भी फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। दोनों अपनी ज़िद पे पक्के थे। एक बात साफ थी, अनाया और ज़ुहान में वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। ये आर्ज़ी इंतज़ार तो कुछ भी नहीं, शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए सदियों में इंतज़ार कर सकते थे। ज़ुहान अहमद शाह तो पहले ही दिन नन्ही सी अनाया पर अपना दिल कुर्बान कर बैठा था, मगर वक़्त गुजरने के साथ साथ कब अनाया उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई, उससे खुद एहसास ना हुआ। शायद निकाह के बाद उसे भी मोहब्बत हो गई थी। अब वो बालिग थी और उसे एहसास हो रहा था कि वो वाकई ज़ुहान शाह से मोहब्बत करती है, मगर उसके सामने एतराफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वो इसे छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन गायब हो गया। मगर कौन जाने वो लंदन गया भी था या नहीं। हवेली पर रात उतर आई थी। ये रात का कोई तीसरा पहर था जब वो वजूद अपने कमरे से बाहर निकला। हवेली सारी अंधेरे में डूबी हुई थी।
कुछ मिनट बाद हुनैन के कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्तगी और बिना शोर के खोला और एक नज़र अंदर झांका जहाँ नाइट बल्ब की रोशनी में वो सो रही थी। आज वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आज उसके कमरे में नैना भी थी। एक तो उस नैना की वजह से वो हुनैन को पास से देख भी नहीं सकेगा। उसे नैना पर गुस्सा आ रहा था। आखिर ज़रूरत ही क्या थी उसे हुनैन के कमरे में रहने की। उसका बस न चलता वो नैना को हुनैन के कमरे से बाहर निकाल देता, मगर उसके होते हुए वो हुनैन के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था और न खामखा हुनैन के किरदार पर कोई सवाल उठता। इसलिए दिल पे पत्थर रखकर उसने बिना शोर के दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने कमरे की जानिब चल दिया। जब तक नैना हवेली में थी हुनैन को बहुत करीब से देखने का इख्तियार वो खो चुका था। हवेली पर एक खूबसूरत सुबह उतर चुकी थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आज हुनैन भी स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार बैठी थी। उसके स्कूल के लास्ट डेज चल रहे थे। उसके बाद उसका मैट्रिक कंप्लीट हो जाना था। सब बड़े भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। इतने में नैना का मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर कान से लगाया, मगर सामने से जो कुछ बताया गया उसके चेहरे का सारा खून उछड़ गया। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। किस हॉस्पिटल में है? ओके। वो तो घबरा ही गई। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ बेटा? बालाज शाह ने पूछा। मामू बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। नैना की आंखों से आंसू निकलते गालों पर फिसलने लगे। सारे खाना छोड़कर उठ गए क्योंकि वो रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा परेशान मत हो, मशल ने उसे अपने साथ लगाए हौसला दिया। मुझे वापस जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। अज़गान भी अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया। अच्छा फ़िक्र मत करो, इस तरह पैनिक मत करो, मैं टिकट कन्फर्म करवाता हूँ। अज़गान ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और ये मंजर हुनैन की आंखों ने कितने ज़ब्त से देखा वही जानती थी। 4 घंटे बाद की फ़्लाइट मिली थी। बालाज और अज़गान उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चले गए थे। अभी उसे आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। उसको वापस वापस चली गई। पता नहीं क्यों हुनैन को इसको वापस जाना पुरसुकून कर गया, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके बाप को कुछ हो। जैसे ही उसकी फ़्लाइट लैंड हुई सबसे पहले हवेली वालों ने फ़ोन किया, अरसल की खैरियत पूछी। सब खैरियत है, मैं परेशान हो गई थी। नहीं बस माइनर सी चोटें आई हैं। जी मामू आप परेशान मत हो, मैं बाबा का ख्याल रखूँगी। उसने बालाज को हौसला देते फ़ोन रख दिया और शुक्र अदा कर रही थी कि वो टाइम से अपने बाप के पास पहुंच गई। ज़्यादा गहरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था, मगर अरसल के पीर ने नैना को फ़ोन किया परेशान कर दिया, इसलिए फ़ौरन पाकिस्तान से भागी आई। दूसरी तरफ हुनैन के सीने में किसी ने ठंडक उतार दी थी। जो भी हुआ बहुत अच्छा था। वो भी चली गई थी, उसका बाप भी ठीक था और हुनैन भी पुरसुकून हो गई। कम से कम अगले साल तक वो इस तरह पुरसुकून रहेगी और अपने पेपर भी सुकून से देती रहेगी। इस तरह करके दिन गुजरने लगे। वक्त का काम था गुजरना और वक्त गुजर रहा था और इस तरह एक साल मज़ीद गुजर गया था। मगर कौन जानता था ये आने वाला साल कितने सारे तूफ़ान लाएगा और कितने अपने जुदा हो जाएंगे। आज हुनैन की 17वीं सालगिरह थी। हाला ने अपने गले में पहना हुआ पेंडेंट उतार कर उसे दिया। ये मुझे बहुत अजीज़ है, ये तुम्हारे बाबा ने मुझे शादी का तोहफ़ा दिया था। इस पेंडेंट पर एच और ए लिखा हुआ था। एच का मतलब था हाला और ए का मतलब था आलम, मगर अब वो इसे हुनैन को दे रही थी, जिसका मतलब था एच हुनैन और ए अज़कान। हुनैन ने फ़ौरन मना किया, मगर हाला ने ज़बरदस्ती उसके गले में डाल दिया। लेकिन मम्मा ये तो आपका फेवरेट है। हाला मुस्कुराई थी। मेरा सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। ये आज तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो लॉकेट उसके गले में जच रहा था और हुनैन ने किसी एहसास की तरह अपनी माँ का वो लॉकेट कबूल किया। ऐसा लगा जैसे वो इस लॉकेट के ज़रिए दिल के बहुत पास आ गया हो। और वो नाम नाम वाला मीरा खान शाह जारी है।